स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब में। सो गाइस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का PT 365 2023 का ये सेकेंड पार्ट है। सो जो हमारा आज का सेकेंड पार्ट का जो चैप्टर है वह है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी। सो इसके बारे में जानेंगे, जो भी नए इन्वेंशंस हुए हैं, नए परीक्षण हुए हैं, क्या हुआ है, क्या संशोधन आया है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। सो जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है मार्स आर्बिटर मिशंस। सो एम ओ एम क्या है? सो भारत के मार्स आर्बिटर मिशंस यानी MOM के अंतरिक्ष यान का ग्राउंड स्टेशनों से संपर्क टूट गया है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। ठीक है। MOM का 8 साल का सफ़र आखिर खत्म हो गया है। सो इसके बारे में कंक्लूजन की बात ये है। अब इससे जुड़े कुछ तथ्य जान लेते हैं। सो जो मार्स आर्बिटर मिशंस है यानी इसको हम मंगलयान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है। यस, अभी तक क्या है, क्योंकि संपर्क में था, अभी संपर्क टूटा है, इसलिए चर्चा बना हुआ है। सो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हुए मंगल ग्रह के धरातल की विशेषता, खनिज स्थलाकृति और वायुमंडल की पता लगाना। ठीक है। तकनीकी के क्षेत्र में बात करें तो किसी अन्य ग्रह पर मिशन को भेजने की योजना, डिज़ाइन, प्रबंधन और संचालन में आवश्यक प्रौद्योगिकियों का विकास करना। ठीक है। इस मिशन से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं? जो मार्स ऑर्बिटल मिशन है, ठीक है, मार्स ऑर्बिटल मिशन को 5 नवंबर 2013 को PSLV C25, ये आप याद रखना एज ए एग्ज़ाम पर्पस, PSLV C25, ठीक है। यह भारत का पहला अंतरिक्ष अंतर्ग्रही मिशन है। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, अब जो भी मार्स मिशंस अगला बनेगा ना, तो जिस भी व्हीकल से, जिस भी ये पेलोड से भेजा जाएगा, अब पिछले का चर्चा जरूर होगा कि जो पिछले को लॉन्च किया गया था किसके सपोर्ट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C25 से। ठीक है। इस मिशन के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद भारत, रूस, US और यूरोपीय संघ के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया था। ठीक है, इंडिया। ठीक है। यह 850 किलोग्राम ईंधन और 5 वैज्ञानिक अनुसंधान पेलोड अपने साथ ले गया था। ठीक है ना। अंतरिक्ष यान को बेंगलुरु के पास स्थित इंडियन द्वीप स्पेस नेटवर्क यानी IDSN द्वारा ट्रैक किया जाता था। तो इसके बारे में हमने पूरा का पूरा पृष्ठभूमि देखा। ठीक है। सो आई होप सो कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था। और PSLV C25 इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब जब भी कोई भी और देश जो हो अब मंगल ग्रह पे जाने के लिए कोई भी प्लान बनाता है, तो उनका जो मीडिएटर, जो व्हीकल्स यूज किए जाएंगे, जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया जाएगा, ठीक है, उसमें जो भी इस्तेमाल की जाएंगी उसकी टेक्नोलॉजी और PSLV C25 की टेक्नोलॉजी और भारत जो भी आने वाले समय में जो प्रोग्राम बनाएगा उससे इसकी तुलना की जाएगी, क्योंकि किस मामले में PSLV C25 कम था या उनकी जो भी क्वालिटीज़ है वह ज़्यादा या कम था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। MOM की प्रौद्योगिकी संबंधी उपलब्धियों की अगर बात करें तो इसने मंगल ग्रह के ब्रह्मांड में कई गैसों की संरचना के बारे में समझ प्रदान की है। इस मिशन को मंगल ग्रह के ब्रह्मांड में सुपर थर्मल आर्गन 40 परमाणुओं की खोज का भी श्रेय दिया जाता है। सो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आर्गन 14। ठीक है। इसने पहली बार मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों में से एक डिमोस के सुदूर हिस्से की तस्वीर ली। ठीक है, डिमोस। इस मिशन ने मंगल ग्रह के ध्रुवीय बर्फ के आवरण के बनने संबंधी समय अंतराल को भी कैप्चर किया। ठीक है। अन्य मंगल मिशंस, अन्य कंट्री की अगर बात करें तो परसिवरेंस नासा के द्वारा मिशन था मंगल ग्रह पर जाने का। होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात का। तियानवेन चीन का। मार्स मून
एक्सप्लोरेशंस MMX मिशंस जापान का। ठीक है, तो आई होप सो हमने और कंट्रियों के जो मिशंस है मार्स से संबंधित हमने उनका भी नाम देखा, और हमारा क्या था, चंद्रयान था, हमने इसको भी देखा। ठीक है, इंडिया की बात करें तो चंद्रयान, सॉरी 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 अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मंगलयान। ठीक है, ठीक है। नासा का परसिवरेंस रोवर की अगर बात करें तो परसिवरेंस रोवर मिशन नासा के मार्स एक्सप्लोरेशंस प्रोग्राम का हिस्सा है। यह मंगल ग्रह के रोबोटिक अन्वेषण का एक दीर्घकालीन प्रयास है। ठीक है, मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर से आग्नेय चट्टान के नमूने एकत्र किए गए थे। इस क्रेटर को साउथ साइता भी कहा जाता है। हाल ही में इनमें मंगल के 2 चंद्रमाओं में से एक फोबोस पर सूर्य ग्रहण को भी कैप्चर किया गया। मंगल का दूसरा जो चंद्रमा है वह डिमोस है। देखिए यहाँ से एक बात आपको याद रखना है कि मंगल ग्रह पे जो इसके 2 उपग्रह चंद्रमा हैं उसका एक का नाम है फोबोस, ठीक है, और दूसरे का नाम है डिमोस। तो इसका ये भी आ सकता है कि मंगल ग्रह के कितने अपने चंद्रमा हैं, तो आपको याद रखना है 2। ठीक है, फोबोस और डेमोस, जिसमें से जो कैप्चर किया गया था वो फोबोस किया गया था। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के बारे में देख लेते हैं। ठीक, और जो मंगलयान है उसका लॉन्च व्हीकल्स का फॉर्मेट क्या था, PSLV-C-25, ये आपको याद रखना है। PSLV ने अपने 55 नंबर के जो मिशंस के तहत सिंगापुर के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का दूसरा वाणिज्यिक मिशन भी है। ठीक है, उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के अलावा इसरो ने PSLV कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल POEM का सफल प्रक्षेपण भी किया है। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखना, कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल। ठीक है, कक्षीय मॉड्यूल PSLV कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में POEM भी कहते हैं। ठीक है, POEM भी कहते हैं। ठीक है ना। POEM एक समर्पित नेविगेशंस मार्गदर्शन और नियंत्रक प्रणाली है। ठीक है, यानी आप शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो POEM है ये क्या काम करता है, तो एक नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, तो PSLV कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल। ठीक है, PSLV कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल। ठीक है, यानी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊर्जा स्रोत की बात करें तो POEM है को ऊर्जा इसमें लगे सौर पैनलों और ली आयन बैटरी से प्राप्त होता है। तो ली आयन का मीन्स क्या, लिथियम आयन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें 3 से 4 बातें मिली हैं। पहला तो हमने PSLV के बारे में जान लिया, ठीक है, कि किसके तहत यह काम करता है, और जो मंगलयान है उसका किसके थ्रू भेजा गया था, तो PSLV-C-25 के थ्रू भेजा गया था। ठीक है, जो PSLV कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल है यानी POEM जो है एक नेविगेशंस प्रणाली है। ठीक है, और इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो इसमें जो लगे सोलर पैनल्स हैं और लिथियम आयन बैटरी है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगर हम लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की बात करें तो 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। ठीक है, 500 किमी की
कक्षा में मिनी, माइक्रो या नैनो सैटेलाइट जो 10 से 500 किलोग्राम द्रव्यमान तक इसकी क्षमता है। ठीक है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण की यार बात करें यानी PSLV। अब देखिए यहाँ से भी आपको समझ में आ गया जो SSLV है वह लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है। PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यह 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। पहला और तीसरा ठोस होता है और दूसरा और चौथा तरल होता है। देखिए यहाँ से छोटी बात कहना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये PSLV, ठीक है, ये प्रक्षेपण यान बन गया। अब इसमें देखिए टोटल 4 मॉड्यूल की क्या बातें की जा रही है, 1 2 3 4। ठीक है। हालांकि देखिए संरचना ऐसा नहीं होता, बस मैं समझने की बात बोल रहा हूँ। अब इसमें जो इसका जो एनर्जी आखिर इसको मिलती कहाँ से जब ये लॉन्च होता है, तो देखिए यहाँ पे बात क्या जा रही है कि पहला और तीसरा ठोस होता है। पहला और तीसरा ये ठोस होता है। ठीक है। और दूसरा और चौथा तरल है। ठीक है, चौथा तरल है। देखिए जो अब इसको हम रिमोट से सेंस करते हैं ना, यहाँ से हम रिमोट से भी सेंस करते हैं कि इसको कितने स्पीड में जाना है, किस कक्षा में जाना है, किस में रुकना है, किस कक्षा से बाहर नहीं जाना है। तो जब तक ठोस वाला ईंधन जलता रहता है, ठीक है, जब तक ठोस वाला ईंधन जलेगा, ठीक है, यानी ठोस वाला 1 और 4 में इस्तेमाल किया गया है, सॉरी ठोस वाला आपका 1 और 3 में इस्तेमाल किया गया है, 1 और 3 में इस्तेमाल किया गया है। तो जब तक ठोस वाला ईंधन जलेगा तब तक इस पर रिमोट काम नहीं करता है, बिल्कुल ये आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही लिक्विड वाले फॉर्म पे आ जाता है ईंधन पे, तब इसमें हम रिमोट सेंसिंग से इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है। जैसे ही हमें इसको कक्षा के अंदर डालना है, तुरंत वहाँ से हम ऑफ करते हैं, ये नीचे आएगा, फिर ऑन करते हैं, फिर थोड़ा स्पीड पकड़ता है, फिर ऑफ करते हैं, फिर नीचे आएगा, फिर ऑन करते हैं, फिर स्पीड पकड़ता है। ठीक है। आपने एक मूवी देखा होगा जो मंगलयान करके मूवी आई थी, मैं उस आई होप सो ऐसा ही कुछ मूवी था जो अक्षय कुमार का मूवी था, उसमें भी यही काम किया गया था। तो देखिए वहाँ से इसको आप समझिए कि ये जो ठोस और लिक्विड ईंधन की बात की जाती है ना, उसका मतलब यही होता है कि जो ठोस ईंधन होता है, ठोस ईंधन जब इसमें जलना शुरू होता है, यूज होना शुरू होता है, तो हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही लिक्विड ईंधन पे आता है हम इसको ऑपरेट करते हैं, और पूरा का पूरा अगर ठोस ईंधन ही शुरू हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि जब वो किसी अपने ओरिजिन से लॉन्च हो गया तो डेस्टिनेशन उसका फिक्स होता है, उसी हिसाब से वहाँ पे जाकर रुकता है वो, उसको बीच में कहीं हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भू तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपयान GSLV। ठीक है, Mark 2। क्लियर। यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। पहला ठोस, दूसरा तरल, तीसरा क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ठीक है। ये क्या है, भू तुल्यकालिक कक्षा में 2250 टन तक, यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में 6 टन तक। नेक्स्ट है भू तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपयान MK3 यानी LVM3। ये क्या है, 3 चौड़ा प्रक्षेपण यान है। पहला और दूसरा ठोस, तीसरा क्रायोजेनिक अपर स्टेज होता है। भू तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में 4 टन तक, पृथ्वी की निचली कक्षा में 8 टन तक। ठीक है। तो आप याद रखना कि GSLV Mark 2 और LMV3 इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भू तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3। तो वहाँ पे MK3 के भी नाम से आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष की अलग अलग कक्षाएं। ठीक है। तो भू स्थिर कक्षा जियो, सो जियो में उपग्रह सभी के घूर्णन के अनुरूप पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, इसलिए जियो में ऊपर का एक निश्चित स्थिति में स्थिर दिखाई देते हैं। पृथ्वी की निचली कक्षा लियो, यह कक्षा पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत करीब होता है। यह आमतौर पर 1000 किमी से कम की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन यह पृथ्वी से 160 किलोमीटर जितनी कम ऊंचाई पर भी हो सकती है। ठीक है।
ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिटल क्या है? ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रह आमतौर पर पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर पश्चिम से पूर्व की बजाय उत्तर से दक्षिण दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा SSO, यह एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा होती है। SSO में उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा करते हुए सूर्य के साथ तुल्यकालिक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नाविक, नेविगेशंस विद इंडियन कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है। तो नाविक क्या है, इसका देखिए फुल फॉर्म आप देख लीजिए, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, कि नेविगेशंस विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है। सो ये एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नाविक का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये बताना है। हिंदी में तो इसको कह देते हैं नेविगेशंस विद इंडियन कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है। अब देखिए नेविगेशंस का यहाँ पर क्या है, जो NAV है, NAV नेविगेशंस हो गया। ठीक है। I फॉर इंडिया हो गया, C फॉर कॉन्स्टलेशंस हो गया। ठीक है। तो नेविगेशंस विथ इंडिया कॉन्स्टलेशंस आपको ये याद रखना है। ठीक है। अगले वर्ष से नए स्मार्टफोन को इस तरह डिज़ाइन करें कि वे नाविक नेविगेशन प्रणाली का सपोर्ट करें, या केंद्र सरकार का कहना है, जो भी विनिर्माता कंपनी है स्मार्टफोन का। ठीक है। नाविक के बारे में देख लेते हैं। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड एलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। यानी आप GPS जो है ना, आप GPS का सेकेंड रूप जान सकते हैं। जिस GPS है वो नासा के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। ये जो नाविक है वो भारत का GPS है, इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। इस प्रणाली को पहले IRNSS प्रणाली यानी भारतीय क्षेत्र नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के नाम से जाना जाता था। अगर कवरेज की बात करें तो यह प्रणाली 7 उपग्रहों से मिलकर बनी है। यह भारत के संपूर्ण भूभाग के अलावा इसकी सीमाओं से 1500 किमी तक के क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है। यानी ये बात अगर जब पूछेगा कि जो नाविक है वह कितने उपग्रहों की सहायता से आपको नेविगेशंस इंफॉर्मेशंस दे रहा है, तो टोटल 7 उपग्रहों से मिलकर बना है और भारत के सीमा के अलावा 1500 किमी तक के क्षेत्र को यह कवर करेगा। ठीक है। आगामी अगर परिवर्तन की बात करें तो L1 स्पेक्ट्रम बैंड को नाविक में जोड़ना, जो कि GPS का हिस्सा है, इसका असैन्य नेविगेशन उद्देश्यों के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है। नाविक के उपयोग की बात करें तो इसका निम्नलिखित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या? भारत में सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग में, गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी जारी करने और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित ट्रैकिंग और जानकारी प्रदान करने के लिए। तो ये 3 जो पॉइंट हैं आप ये याद रखेंगे कि इसका अभी के समय में इस्तेमाल क्या है। वर्तमान में विश्व में 4 नेविगेशन उपग्रह प्रणाली काम कर रही हैं। कौन कौन? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा क्रियान्वित है। नेक्स्ट है ग्लोनास, यह रूस के द्वारा है। ठीक है। गैलीलियो, यह यूरोपीय संघ के द्वारा है। और बाइडू, यह चीन के द्वारा है। तो ये टोटल 4 अभी तक पूरे विश्व में ऑपरेट कर रहे हैं। अभी बाकी जो होंगे तो अभी वो रिपोर्ट में मेंशंस नहीं है। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट यही है जो चर्चा में बना हुआ है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि USA का अपना नेविगेशंस प्रणाली है। ग्लोनास रूस का नेविगेशंस प्रणाली है। गैलीलियो यूरोपीय संघ का नेविगेशंस प्रणाली है। और बाइडू, यह चीन का नेविगेशंस प्रणाली है। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय प्रणालियाँ भी हैं, जैसे कि भारत का नाविक और जापान का QZSS। ठीक है। अगर इंडिया की बात करें क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का, ठीक है, तो यह है नाविक। ठीक है। और जापान का QZSS। अब आप ये बात बोलोगे कि यह ग्लोबल और नेशनल की बात क्या हो रही है, क्षेत्रीय की बात क्या हो रही है। देखिए इंडिया जो है आज के समय में GPS का इस्तेमाल कर रहा है हर एक मोबाइल में, हर एक अपने काम में।
ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वो नाविक का भी सहायता ले रहे हैं जीपीएस के साथ साथ, जैसे में वाहन ट्रैकिंग में, मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित ट्रैकिंग के लिए, यानी जीपीएस के साथ साथ वो नाविक का भी इस्तेमाल कर रहा है। सेम जापान भी वही कर रहा है। जापान भी एक ग्लोबली नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने देश के अंदर जो निर्मित उसका नेविगेशन प्रणाली है, तो उसका नाम है QZSS। तो इसको आप इस तरह से समझो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्रणाली AAI ने गगन आधारित LPV पद्धति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। एयर नेविगेशन सर्विसेज की अगर बात करें के क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया है, ठीक है। तो आई होप सो कि हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट हो गया। जो LPV है यानी लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस विमान निर्देशित पद्धतियों को संभव बनाता है। यह पद्धतियाँ परिचालनात्मक रूप से कैटेगरी 1 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कैटेगरी 1 ILS के लगभग समान है। इसके लिए भूमि पर स्थित नेविगेशंस और संरचना की आवश्यकता नहीं होती है। अगर गगन की बात करें तो GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो गगन है एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। इसे भारतीय विमानपत्तन प्रणाली और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसे भारत और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इसके पड़ोसी देशों के लिए विकसित किया गया। यह विश्व का उपलब्ध केवल 4 उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणालियों में से एक है। अन्य 3 की अगर बात करें तो WAAS वास जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और EGNOS यूरोप, ठीक, और MSAS जापान, इन तीनों के पास है, ठीक है। गगन के लाभ क्या है? हवाई यातायात में वृद्धि से निपटने हेतु हवाई यातायात नियंत्रण में सहायता, भारत में भूमि परिवहन का प्रबंधन करता है, चाहे वह सड़क परिवहन हो या रेल परिवहन हो, ठीक है। परिशुद्ध कृषि या फसलों पर हवाई छिड़काव को संभव बनाकर किसानों की सहायता करता है। तो आई होप मैंने इसके लाभ के बारे में जाना। तो अगर आ जाता है क्वेश्चंस गगन से जुड़ा हुआ तो हमें इस तरह से डील करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्टेमिस 1 क्या है, ठीक है। तो नासा द्वारा आर्टेमिस 1 मिशन को कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। आर्टेमिस 1 के बारे में जान लेते हैं। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट, सो यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, ठीक है। इसे विशेष रूप से मानव युक्त डीप स्पेस मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, ओके। ओरायन अंतरिक्ष यान की बात करें, इसे अंतरिक्ष यात्रियों को डीप स्पेस में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्तमान में यह एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ डीप स्पेस में उड़ान भरने और चंद्रमा के आसपास से उच्च गति से वापस आने के लिए सक्षम है। तो अगर क्वेश्चंस यहाँ से बनता है इस स्टेटमेंट से, तो आपको याद रखना है कि ओरायन अंतरिक्ष यान, ठीक है। फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर का ग्राउंड सिस्टम की अगर बात करें तो रॉकेट और अंतरिक्ष यान को संसाधित करने और पुर्जों को आपस में जोड़ने तथा प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक प्रणालियों एवं सुविधाओं को विकसित और संचालित करना, ठीक है। आर्टेमिस 1 मिशंस क्या है? सो यह मिशंस आगामी दशकों में चंद्रमा पर मानव की लंबे समय तक मौजूदगी को संभव बनाने में सहायक होगा। मिशन से जुड़े कुछ तथ्य की अगर बात करें तो यह बिना चालक दल वाला उड़ान परीक्षण है। यह मिशन मानव द्वारा अंतरिक्ष में अत्यधिक दूरी तक अन्वेषण के लिए आधार प्रदान करेगा, ठीक है। आर्टेमिस मिशंस के तहत नासा पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। यह नासा के अंतरिक्ष में अत्यधिक दूरी तक अन्वेषण करने वाली प्रणालियों का पहला एकीकृत परीक्षण है। आगामी मिशंस की बात करें तो आर्टेमिस 1 के बाद वर्ष 2024 में आर्टेमिस 2 और 26 में आर्टेमिस 3 का प्रक्षेपित
करने की योजना है। तो आप डेट ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बातें मेंशंस हो चुकी हैं तो क्वेश्चंस बन सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात करें पॉइंट का, तो 1969 यानी 1969 से जो 1972 है, ठीक है, नासा ने अपने अपोलो कार्यक्रम के तहत मानव को चांद पर पहुंचाया है। तो आप ये याद रखना, ठीक है। आर्टेमिस ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो की जुड़वा बहन और चंद्रमा की देवी का नाम था, ठीक है। तो आई होप सो कि आप इसको, हालांकि एग्ज़ाम में अगर आए या ना आए, लेकिन आप इसको अपने रिकॉल में रखना, ठीक है, कि जो आर्टेमिस है वो ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो की जुड़वा बहन और चंद्रमा की देवी का नाम है। और 1969 से 1972 तक नासा ने अपने अपोलो कार्यक्रम के तहत मानव को चंद्रमा पर पहुंचाया था। अगर शॉर्ट में उद्देश्यों की बात करें आर्टेमिस 1 के, तो क्या है, वायुमंडल से पृथ्वी पर वापसी के समय उच्च गति उच्च तापमान सहन करने से संबंधित ओरियन यान के ऊष्मारोधी कवच का प्रदर्शन करना, ठीक है। चंद्रमा और अंतरिक्ष में उससे आगे भेजे जाने वाले मिशनों के लिए अंतरिक्ष के विकिरण युक्त माहौल का अध्ययन करना, स्पेस स्प्लेश डाउन के बाद ओरियन को फिर से प्राप्त करना, यानी कि इससे इंजीनियर्स को भावी मिशनों के लिए जानकारी प्राप्त हो सकेगी। स्प्लेश डाउन, इसके तहत अंतरिक्ष यान को पैराशूट की सहायता से समुद्र में लैंड कराया जाता है। आई होप सो आप इस वर्ड का मतलब समझ गए। ओरियन के ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम की जांच करना, क्यूबसैट यानी लघु उपग्रह को स्थापित करने जैसे उड़ान संबंधी परीक्षणों को पूरा करना, ठीक है। पृथ्वी, चंद्रमा और हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति की अगर बात करें और सूर्य इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चंद्रमा का अध्ययन करना, ठीक है। प्रमुख चंद्र मिशंस बाकी देशों का भारत के साथ साथ अगर देखें तो पूर्व सोवियत संघ का क्या था, लूना 1, लूना 2 और लूना 3, ये आप याद रखेंगे। लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो लूनर ऑर्बिटर 1 अपोलो 11, इस मिशन के तहत पहली बार मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा। लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर LRO, ठीक है। जापान की बात करें तो हितेन, ठीक है। चीन की अगर बात करें तो चांग-ई 1 चीन का पहला चंद्र मिशन। भारत की बात करें तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 अभी तक का, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। ये नाम आप याद रखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। तो इस टेलीस्कोप्स ने, अब इसका शॉर्ट में भी आप नाम याद रखना, MACSO 0647, ठीक है। इस टेलीस्कोप्स ने, कौन सा टेलीस्कोप्स, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नामक आकाशगंगा के समूह और अत्यंत दूर स्थित आकाशगंगा, ठीक है, यानी MACS 0647 JD की भी तस्वीर ली है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि आकाशगंगा का एक सबसे दूर स्थित एक पॉइंट जिसका कि नाम दिया गया है MACS 0647 JD का तस्वीर लिया है। तो अगर ये चिड़िया का नाम आता है तो आप इसको बताना, ठीक है, कि यह टेलीस्कोप के द्वारा ली गई एक आकाशगंगा में एक दूरस्थ पॉइंट का पिक्चर की बात कर रहा है, ठीक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अगर बात करें तो इसे JWST या वेब भी कहा जाता है। यह नासा की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी यह दूरबीन है, ठीक है। इसे पहले नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप यानी NGST के नाम से भी जाना जाता था। यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है,
ठीक है। अगर वेव की मुख्य विशेषता की बात करें यानी इस दूरबीन की, तो विजिबिलिटी या दृश्यता स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में यह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को कैप्चर करके ब्रह्मांड का अवलोकन करता है। इंफ्रारेड वस्तुतः एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तुलना में अधिक होता है। तो आई होप सो आप यहाँ से आपको ये भी बात पता चला कि जो इंफ्रारेड होता है ना, ठीक है, एक प्रकार का चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तुलना में अधिक होता है। किसका? इंफ्रारेड का, ठीक है। और कक्षा और स्थान की बात करें तो यह पृथ्वी के बजाय सूर्य की परिक्रमा करेगा, ठीक है। इसे पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर से दूर लाइग्रेंट बिंदु यानी L2 पर स्थापित किया गया है। तो आप ये याद रखना, L2 बिंदु पर स्थापित टेलीस्कोप पृथ्वी की सीध में एक निश्चित स्थान पर स्थित रहते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। इस अवस्थिति पर वेव का बड़ा सिनशील्ड सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, एवं चंद्रमा के प्रकाश तथा उष्मा से टेलीस्कोप्स की रक्षा करता है। क्लियर? नेक्स्ट कुछ बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर बृहस्पति से पृथ्वी की जो दूरी है वो 588 से 928 मिलियन किलोमीटर तक है। यह दूरी दोनों की कक्षाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। वलय की बात करें बृहस्पति के, तो इसके कोई वलय है, लेकिन शनि ग्रह के विपरीत बृहस्पति के वलय बहुत धुंधले हैं और धूल से बने हैं, न कि बर्फ से बने हैं, ठीक है। इसके उपग्रह की बात करें तो बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं। बृहस्पति के 4 सबसे बड़ा उपग्रहों में कौन कौन से हैं? आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। ये आप नाम याद रखेंगे चारों का, ठीक है। और गैस की बात करें इसकी उपस्थिति की, तो बृहस्पति लगभग 86% हाइड्रोजन, 14% हीलियम से बना हुआ है। यह हमारे सूर्य की परिक्रमा करने वाला सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान और सौरमंडल के अन्य ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान का 2.5 गुना है, ठीक है। पिलर्स ऑफ क्रिएशंस की बात करें, पीओसी, ये नए तारों का निर्माण बात करता है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पिलर्स ऑफ क्रिएशंस की तस्वीर ली है। पीओसी गैस और धूल के सघन बादलों वाले क्षेत्र होते हैं जहां नए तारों का निर्माण होता है, ठीक है। तो पिलर्स ऑफ क्रिएशंस को समझ गए कि यह नए तारों का निर्माण का एक प्रक्रिया है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स, यानी आप इसको रिकॉल करते रहना कि किसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यह बात कर रहा है आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, जिसको कि JWST या वेब भी कहते हैं, ठीक है, एक दूरबीन है, ओके। यहाँ से आप आई होप कि रिकॉल कर पाएंगे। तो पिलर्स ऑफ क्रिएशंस, पीओसी जो है एक तारे के बनने का एक प्रक्रिया है। तो नए तारों का निर्माण नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पिलर्स ऑफ क्रिएशंस का तस्वीर ली है। जो पीओसी है वो गैस और धूल के सघन बादलों वाले क्षेत्र होते हैं जहां नए तारों का निर्माण होता है, ठीक है। पीओसी पृथ्वी से 6500 प्रकाश दूर वर्ष की दूरी पर मिल्की वे आकाशगंगा के ईगल नेबुला में स्थित है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा बट आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपको बातें याद हो पाएंगी। एक्सो मून क्या है? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के
वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स की मदद से रहने योग्य एक्सो मून्स का पता लगाने के लिए एक मॉडल विकसित किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। वे प्राकृतिक उपग्रह हैं जो एक्सोप्लैनेट की परिक्रमा करते हैं। एक्सोप्लैनेट सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह होते हैं। अब तक कई टेलीस्कोप्स, ठीक है, केपलर, हबल स्पेस टेलीस्कोप आदि का उपयोग करके 5000 एक्सोप्लैनेट की खोज की जा चुकी है। हालांकि अभी तक इनमें से किसी भी ग्रह के आसपास प्राकृतिक उपग्रह या एक्सोमून का पता नहीं चल पाया है। तो अगर ये बात पूछ लेता है तो आप इसको बताएंगे कि ये क्या है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप्स की मदद से रहने एक योग्य एक्सोमून का पता लगाने के लिए मॉडल विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्रक यानी प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। क्या है यह? इसमें हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत के पहले निजी रूप से निर्मित रॉकेट विक्रम एस VKS का प्रक्षेपण शामिल है। जो VKS है एकल चरण वाला स्पिन स्टेबलाइज्ड ठोस प्रणोदक रॉकेट है। इसमें 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर्स का उपयोग किया गया है। पेलोड क्षमता की बात करें तो 290 से 560 किलोग्राम तक के पेलोड को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में ले जा सकता है। इसे इसरो और इन स्पेस के समर्थन से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए। अब अगर यहाँ पे इन स्पेस की बात करें यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण क्षेत्र की बात करें, केंद्र की बात करें, तो जो इन स्पेस है यह एक स्वायत्त सिंगल विंडो वाली नोडल एजेंसी है। इसे भारत में गैर सरकारी निजी संस्थानों की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, उन्हें अधिकृत करने और उनकी निगरानी करने और पर्यवेक्षण करने के लिए गठित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र में एक अध्यक्ष अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए तकनीकी विशेषज्ञ, सुरक्षा विशेषज्ञ, शिक्षा और उद्योग में विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के सदस्य होंगे। अगर इन स्पेस को सौंपे गए कार्य की बात करें तो इसरो के नियंत्रण वाली अंतरिक्ष संबंधी अवसंरचना और परिसर को साझा करना, इसरो से अधीन परिसर के भीतर अस्थायी इकाई की स्थापना करना, गैर सरकारी निजी संस्थानों द्वारा नई अंतरिक्ष अवसंरचना और इकाइयों की स्थापना करना। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का निर्णय इसरो सहित सभी हितधारकों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। तो आई होप ये लाइन आप याद रखना। ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी प्रतिभागियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य सुधार किए गए हैं। क्या क्या? जैसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। यह अंतरिक्ष क्षेत्र में देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा जिसका कि उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित सेवाओं का उत्पादन और विपणन करना है। इसे इसरो द्वारा प्रयोग किए जा रहे प्रक्षेपण वाहनों और अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए भी सक्षम बनाया गया है। ठीक है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात करें अगर तो इसे वर्ष 2021 में स्थापित किया गया था। यह शीर्ष गैर लाभकारी उद्योग निकाय है। यह विशेष रूप से भारत में निजी और सार्वजनिक अंतरिक्ष उद्योग के सफल अन्वेषण, सहयोग, विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशंस लिमिटेड यह इसरो का विपणन शाखा है। यह विदेशी ग्राहकों के साथ उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के लिए इसरो के वाणिज्यिक सौदों को प्रबंधित करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतरिक्ष संधारणीयता यानी स्पेस सस्टेनेबिलिटी। क्या है? हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNOOSA यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स और ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा विश्व अंतरिक्ष मंच
यानी कि वर्ल्ड स्पेस फोरम 2022 का आयोजन किया गया था। इसकी थीम थी पृथ्वी पर सांद्रता के लिए अंतरिक्ष में संधारियता, यानी सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑन अर्थ। आप ये याद रखना, ठीक है। कुछ इसके तथ्य हैं संबंधित क्या हैं। विश्व अंतरिक्ष मंच का एक ऐसा मंच है, अंतरिक्ष मंच एक ऐसा मंच है जो वैश्विक सतत विकास में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर वैश्विक चर्चा को बढ़ावा देता है। इसे सरकारी संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ उद्योग, निजी क्षेत्रक और शिक्षाविद शामिल होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट हैं, क्या है, जैसे क्लेसलर सिंड्रोम क्या है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में पिंडों का घनत्व इतना अधिक बढ़ जाता है कि दो पिंडों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में एक व्यापक स्कैडिंग इफेक्ट अर्थात परस्पर टकराव का एक विनाशकारी चक्र आरंभ हो जाता है। ऐसे में पिंडों के बीच होने वाला प्रत्येक टकराव अत्यधिक मलबा उत्पन्न करता है तथा आगे चलकर टकराव की संभावना को भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो जो वर्ड है आप इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि यह केसलर सिंड्रोम से जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है। कैस्केडिंग, ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट आपको याद रखना है कि क्या तथ्य है। सो स्थिति में एक व्यापक कैस्केडिंग इफेक्ट अर्थात परस्पर टकराव का एक विनाशकारी चक्र आरंभ हो जाता है। तो इसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस वर्ड को आप याद रखना, ये वन फॉर्म में क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके साथ आ सकता है। सो आई होप कि आप इसको रिकॉल करेंगे, ठीक है। अब ऊपर की बातों को जानते हैं तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर है कोपस, COPOUS के तहत अंतरिक्ष कानून के अनुसार निम्नलिखित 5 अंतर्राष्ट्रीय संधियों की निगरानी की जाती है, जैसे में चंद्र समझौता, मून एग्रीमेंट। इसके अनुसार चंद्रमा और इसके प्राकृतिक संसाधन मानव जाति की साझी विरासत है, ठीक है। पंजीकरण अभिसमय की अगर बात करें यानी रजिस्ट्रेशंस कन्वेंशंस की, तो इसके तहत अंतरिक्ष पिंडों के पंजीकरण के लिए नियमों को निर्धारित किया गया है और रजिस्टर तक मुक्त एवं निःशुल्क पहुंच दी गई है, ठीक है। वाह्य अंतरिक्ष संधि, आउटर स्पेस ट्रीटी की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के लिए बुनियादी रूपरेखा प्रदान करती है। अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग तथा अंतरिक्ष में प्रक्षेपण के लिए देशों की मूलभूत जिम्मेदारी और दायित्व इसके तहत शामिल हैं। बचाव अगर समझौते की बात करें, रेस्क्यू एग्रीमेंट की बात करें, तो इसके तहत व्यवस्था की गई है कि देशों को संकट की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने और उनकी सहायता करने हेतु हर संभव कदम उठाना होगा तथा अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत प्रक्षेपण करने वाले देश को लौटाना होगा, ठीक है। दायित्व अभिसमय यानी लायबिलिटी कन्वेंशंस की बात करें तो यह किसी देश द्वारा प्रक्षेपित पिंडों से होने वाले नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का पूर्ण दायित्व उसी देश पर डालना है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप चीज़ों को समझ गए कि क्या बातें की जा रही हैं। अंतरिक्ष संधारियता की अगर बात करें यानी स्पेस सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो अंतरिक्ष संधारियता की अवधारणा वाह्य अंतरिक्ष के उपयोग पर केंद्रित है, ठीक है। यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों और सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए वाह्य अंतरिक्ष के उपयोग पर जोर देती है ताकि समस्त मानव जगत अभी और आगे चलकर दीर्घकाल में भी इससे लाभान्वित हो सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी वैसे वन लाइनर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है उससे हमने बात कर ली, जैसे कि स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरप्राइज डेवलपमेंट मैंने बात किया, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स बात किया हमने, वर्ल्ड स्पेस फोरम क्या है WSF, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस इन
सस्टेनेबिलिटी ऑन अर्थ हमने बात किया, यह थीम है। तो आई होप सो आप इसको याद रखना कि सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्थ ये थीम है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। जैसे इसका हिंदी था कि पृथ्वी पर संधारणीयता के लिए अंतरिक्ष में संधारणीयता, ठीक है। तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा विश्व अंतरिक्ष मंच यानी वर्ल्ड स्पेस फोरम 2022 का आयोजन किया गया था, जिसका कि यह थीम था। तो आपको ये याद रखना है। भारत द्वारा शुरू की गई कुछ पहले हैं, जैसे प्रोजेक्ट नेत्र अगर आ जाता है एग्जाम में तो क्या बात करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट नेत्र नामक एक पहल शुरुआत की है। इस मलबे की स्थिति पर प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करना, ठीक है। तो आई होप सो आप इसको याद रखेंगे, प्रोजेक्ट नेत्र, ठीक है, प्रोजेक्ट नेत्र, क्लियर। दिंग तारा भारत का एक अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता स्पेस सिचुएशनल्स अवेयरनेस यानी SSA की वेधशाला स्थापित किया जा रहा है। ये आप याद रखना। दिंग तारा भारत का एक अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप है, ठीक है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता, ठीक है, वेधशाला स्थापित करने जा रहा है। स्पेस सिचुएशनल्स अवेयरनेस SSA, आई होप आप इसको रिकॉल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भारत और अमेरिका ने एक द्विपक्षीय अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता व्यवस्था का भी हस्ताक्षर किया है, ठीक है। स्पेसडेक्स क्या है? यह एक इन ऑर्बिटर सर्विसिंग प्रदान करने के लिए इसरो का एक अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग विकसित कर रहा है, जिसे स्पेसडेक्स कहा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ऑर्बिट सर्विस प्रदान करने के लिए इसरो एक अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग विकसित करने जा रहा है, जिसे स्पेसडेक्स कहते हैं, ठीक है। स्पेस टूरिज्म की बात करें तो क्या है? अंतरिक्ष पर्यटन अंतरिक्ष यात्रा की एक प्रकार है। यह आम लोगों को मनोरंजन, रोमांच और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष यात्रा करने का अवसर प्रदान करता है। अगर 3 निजी कंपनियों की बात की जो कि क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक और एलोन मस्क की स्पेस एक्स, ये 3 कंपनियां हैं ग्लोबली जो कि स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ठीक है। अंतरिक्ष पर्यटन को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि कक्षी, उपकक्षी और चंद्र पर्यटन, ठीक है, लूनार टूरिज्म भी शामिल है, ठीक है। अंतरिक्ष पर्यटन की अगर परिभाषा की बात करें तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून द्वारा अंतरिक्ष पर्यटकों को परिभाषित नहीं किया गया है। वाह्य अंतरिक्ष संधि, रेस्क्यू एग्रीमेंट आदि जैसे मौजूदा अंतरिक्ष संधियों एकल एस्ट्रोनॉट्स, मानवता व दूतों या अंतरिक्ष यान के कर्मियों पर लागू होता है, ठीक है। तो अभी तक कोई भी प्रोटोकॉल ऐसा फाइल नहीं किया गया है इनके लिए। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आ जाता है लिख करके तो आप बिल्कुल यही बताओगे कि इनमें से कोई नहीं, यानी अभी तक कोई भी डिसाइड करिकुलम नहीं किया गया है, ठीक है। अंतरिक्ष पर्यटन से संभावित चिंताओं की बात करें तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यात्री दायित्व की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों अंतरिक्ष में निजी संस्थाओं के दायित्व को संभालने के प्रावधान रहित और उच्च लागत होता है। कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बातें की गई हैं जो कि हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, हमने इसके बारे में बात किया। स्पेस सिचुएशनल्स अवेयरनेस बात किया, लो अर्थ ऑर्बिट बात किया, आउटर स्पेस ट्रीटी बात किया, ठीक है। उपकक्षीय पर्यटन, कक्षीय पर्यटन क्या है? जो उपकक्षीय पर्यटन होता है उनकी ऊंचाई की बात करें
तो लगभग 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द होता है। कक्षीय पर्यटन की बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पे हम यात्रा करते हैं। ठीक है। अंतरिक्ष में समय की बात करें तो यात्रियों को अंतरिक्ष में कुछ मिनट व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है। कक्षीय पर्यटन में समय की बात करें तो अंतरिक्ष में कई दिनों या एक सप्ताह से भी अधिक समय व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है। अगर सब ऑर्बिटल की बात करें तो उपकक्षीय उड़ान के लिए कक्षीय की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम गति की आवश्यकता होती है। ऐसे यानों में कक्षीय वेग को प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती है। इसके तहत अंतरिक्ष यान अपनी क्षमता के अनुसार एक निश्चित ऊंचाई तक उड़ान भरता है। इसके बाद इंजन बंद करके यान पृथ्वी की ओर गति करने लगता है। तो ये तो प्रोसेस है। अगर ऑर्बिट की बात करें तो कक्षीय यात्री यान को कक्षीय वेग अर्थात किसी पिंड को ग्रह के चारों ओर कक्षा में बने रहने के लिए आवश्यक गति प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लैक होल क्या है। ठीक है। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल इसकी तस्वीर ली गई है। इसका नाम सिजेटेरियस ए रखा गया है। यह पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर और आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। ठीक है। इसकी तस्वीर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप्स EHT का उपयोग करके ली गई है। जो EHT है वेधशालाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। यह पृथ्वी के आकार की एक आभासी दूरबीन का उपयोग करके ब्लैक होल का तस्वीर एकत्र करता है। तो EHT इम्पॉर्टेंट हो गया। आई होप आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। जो ये ब्लैक होल है इसका, ठीक है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप्स का उपयोग करके लिया गया है। ठीक है। जो EHT है यानी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप्स, यह वेधशालाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। यह पृथ्वी के आकार की एक आभासी दूरबीन का प्रयोग करके ब्लैक होल का तस्वीर एकत्र करता है। ठीक है। इसके पहले वर्ष 2019 में किसी ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली गई थी। यह ब्लैक होल मेसियर 87 M87 नामक आकाशगंगा के केंद्र में था। ठीक है। तो आई होप सो कि आज के समय में सुपर मैसिव ब्लैक होल को आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, भौतिकी क्षेत्र में वर्ष 2020 का अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो रोजर पेनरोज को सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत हेतु एक ठोस साक्ष्य के रूप में ब्लैक होल के निर्माण को प्रस्तुत करने के लिए नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा प्रदान किया गया था। आधे हिस्से की बात करें तो दो लोगों को संयुक्त रूप से मिला है। कौन कौन? रेइन हाई जेनजेन और इंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशालकाय पिंडों की खोज के लिए दिया गया था। वर्तमान में हम इसे विशालकाय ब्लैक होल के रूप में संदर्भित करते हैं। ठीक है। तो आई होप सो कि आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्ष 1915 में प्रतिपादित किया था। अनिवार्य रूप से गुरुत्वाकर्षण पर आधारित एक सिद्धांत है। ठीक है। इस तथ्य पर बल देता है कि पिंडों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने वाली एक अदृश्य शक्ति की जगह गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष को प्रभावित करता है। एक पिंड जितना अधिक विशाल होता है उतना ही वह अपने आसपास के स्थान को प्रभावित करता है। ठीक है। ब्लैक होल के बारे में देख लेते हैं। ब्लैक होल के मुख्य घटक की बात करें तो आई होप सो कि देखिए इस पर समय नहीं देते हैं, आपको पता होगा कि क्या होता है। ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट में कोशिश करते हैं बात करने का कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित एक स्थान होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं जा सकता। यानी कोई मान लीजिए कोई पॉइंट है
उसका इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि यहाँ से जो प्रकाश गुजर रहा है वो भी यहाँ से बाहर नहीं जाता, उसको भी यह अपने पास खींच लेता है। ठीक है। ब्लैक होल का निर्माण तारे की मृत्यु होने की स्थिति में होता है। ठीक है। ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान उसके आसपास के अन्य पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पता लगाया जा सकता है। ठीक है। ब्लैक होल के अध्ययन का महत्व की अगर बात करें तो मौलिक सिद्धांतों के परीक्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के समक्ष आदि के लिए। ठीक है। अगर ब्लैक होल के प्रकार की बात करें कितने टाइप्स के होते हैं, तो सूक्ष्म ब्लैक होल, यह एक परमाणु जितना छोटा होता है। ठीक है। यह बहुत छोटे होते हैं, इनका द्रव्यमान किसी विशाल पहाड़ के द्रव्यमान जितना होता है। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड से हुई थी। तारकीय ब्लैक होल की बात करें तो इनका द्रव्यमान सूर्य की तुलना में 20 गुना से अधिक हो सकता है। ठीक है। इन ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारे का निर्माण का केंद्र अपने आप गिर जाता है या ढह जाता है। जब ये घटित होता है तब सुपरनोवा होता है, यानी विस्फोट होता है। ठीक है। इसमें 2 मिलियन से अधिक सूर्य के बराबर द्रव्यमान होता है। इनका निर्माण उस आकाशगंगा के बनने के समय होता है जिसके भीतर वे अवस्थित होते हैं। ठीक है। तो हमने 3 टाइप्स का देखा, सूक्ष्म ब्लैक होल, तारकीय ब्लैक होल और विशालकाय ब्लैक होल। ओके। नेक्स्ट हमारा है डार्क मैटर। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने एलजे डिटेक्टर के परीक्षण से यह पता चला है कि अब तक बनाया गया सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर है। डार्क मैटर के बारे में देख लेते हैं। जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है उसमें पृथ्वी, सूर्य, अन्य तारे और आकाशगंगाएं शामिल है। यह दृश्यमान ब्रह्मांड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। ये सभी परमाणुओं में एक साथ बंधे हुए होते हैं। ठीक है। अब वहीं पे डार्क एनर्जी की बात करें तो ब्रह्मांड में हो रही विस्तार को लगभग 14 अरब वर्ष पहले बिग बैंग परिणाम माना जाता है। डार्क एनर्जी को पहली बार 1917 में अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा परिकल्पित किया गया था। इसे ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक शब्द द्वारा दर्शाया गया था। हालांकि बाद में इन्होंने ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक के विचार को खारिज कर दिया। ठीक है। अगर डार्क मैटर के अध्ययन की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये आकाशगंगाओं के भीतर तारों की अस्पष्ट गतियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यह ब्रह्मांड के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित को निर्धारित करने में भी मदद करेगा। किसके किसके लिए? ब्रह्मांड मुक्त अर्थात विस्तार जारी है, बंद यानी एक बिंदु एक विस्तार करता है और फिर समाप्त हो जाता है, या सपाट है यानी विस्तार करता है और फिर संतुलन तक पहुंचने पर रुक जाता है। ठीक है। इन पॉइंटों को हमने देखा कि इनका क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है हमारे लिए। अब आते हैं डार्क एनर्जी के नेक्स्ट पैरा पे कि इसके बाद यह घटक अस्तित्व में प्रत्यक्ष प्रमाण और जिसके डार्क एनर्जी करार दिया गया था पहली बार 1998 में प्रस्तुत किया गया था। खोज से यह पता चला कि यह विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। इस खोज के लिए साउथ पर्लमटर, ब्रायन स्मिथ और एडम रीस को भौतिकी में वर्ष 2011 में का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और डार्क एनर्जी उस रहस्यमयी शक्ति को दिया गया नाम है जो समय के साथ ब्रह्मांड के विस्तार की दर में तेजी लाने का कारण बन रही है। ठीक है। तो ये जो अवार्ड दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में 2011 में, आप याद रखना कि यह खोज से यह पता चला कि यह विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। इस खोज के लिए साउथ पर्लमटर और ब्रायन स्मिथ और एडम रील को भौतिकी में 2011 में पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड हुआ। क्या है? यह रिपोर्ट के अनुसार 29 जुलाई 2022 को पृथ्वी पर सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड बन गया है।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी 29 जुलाई को 24 घंटे के मानक घूर्णन काल को 1.59 मिली सेकेंड पहले ही पूर्ण कर लिया। ये आप याद रखना, ठीक है। पृथ्वी घूर्णन के बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन गति में ऐसा वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण। तो पृथ्वी के घूर्णन को गति में ऐसी वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण की बात करें तो शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसके लिए पृथ्वी के कोर की आंतरिक या बाहरी परतों की प्रक्रियाएं, महासागर ज्वार या यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन भी उत्तरदायी हो सकते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गतिशीलता की अगर बात करें तो सामान्य तौर पर पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो रहा है, जो अत्यंत मंद गति से हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी घूर्णन गति थोड़ी तेज हुई है। लंबे समय तक पृथ्वी के घूर्णन की गति को होने वाली कमी को समायोजित करने हेतु कैलेंडर वर्ष में कभी कभी लीप सेकेंड जोड़ दिया जाता है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन गति के होने वाली कमी के लिए ग्लेशियर्स का लगातार पिघलना और इसका फिर से जमना उत्तरदायी होता है। तो देखिए लीप सेकेंड भी हमने जान लिया कि कैलेंडर में जो लीप सेकेंड मेंशंस किया जाता है वह कहाँ से होता है और क्या इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। लीप सेकेंड को पहली बार 1972 या 1972 में इंटरनेशनल अर्थ रोटेशंस एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आप आई होप इसको याद रखेंगे कि 1972 का ये जो, ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि लीप सेकेंड को पहली बार 1972 में इंटरनेशनल अर्थ रोटेशनल्स एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल अर्थ रोटेशनल्स एंड इंटरफेरेंस सिस्टम सर्विस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आप इस टर्मिनोलॉजी को भी याद रखेंगे। लीप सेकेंड का उपयोग सटीक अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक टाइम और गैर सटीक ऑब्जर्व्ड सोलर टाइम यानी UT1 के मध्य अंतर को समायोजित करने के लिए किया जाता है। 1972 के बाद अब तक 27 लीप सेकेंड जोड़े गए हैं। आखिरी लीप सेकेंड 31 नवंबर 2019 को जोड़ा गया था। तो अभी तक 1972 से अभी तक टोटल 27 टाइम लीप सेकेंड जोड़े गए हैं। जो इसके पिछला लीप सेकेंड था उसका जो टाइमिंग था वह है 31 दिसंबर 2016, ठीक है। आई होप आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नासा से जुड़े कुछ तथ्य हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़ी बातों को हम देखना चाहते हैं। तो डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शंस टेस्ट डार्ट मिशंस की बात है। तो डार्ट अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि डार्ट क्या होता है। सो हाल ही में नासा एक बाइनरी क्षुद्रग्रह प्रणाली डिडोमोस के एक लघु चंद्रमा मूनलेट से अपने डार्क मिशंस की टक्कर कराई। तो आप ऐसी घटना से समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों कराया जाता है। जब भी कोई ऐसा पिंड होता है जिसको कि हमें लगता है कि हमारे लिए खतरा प्रतीत हो रहा है तो उसकी कक्षा परिवर्तन के लिए हम उस पर कोई टकराव कराते हैं ताकि उसका जो कक्षा जो स्पीड है उसमें परिवर्तन आए और उसका जो ऑर्बिट है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो आई होप इसको आप याद रखेंगे। तो डार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है तब इसको याद रखेंगे। चलिए इसको और देखते हैं आगे कि बाइनरी अर्थात दो पिंड क्षुद्र ग्रह प्रणाली वस्तुतः क्षुद्र ग्रह डिडोमोस और उसके लघु चंद्रमा डाइमारफोस को से मिलकर बनी है, ठीक है। डाइमारफोस नामक यह लघु चंद्रमा डिडीमोस नामक बड़े क्षुद्रग्रह की परिक्रमा करता है। डार्ट अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष यान है जिसे एक अनोखी विधि का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके तहत क्षुद्र ग्रह पर तीव्र गति वाले अंतरिक्ष यान की टक्कर से क्षुद्र ग्रह के पथ को बदलने का परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो आई होप आप याद रखना क्योंकि ऐसी बहुत सारे पिंड होते हैं जो कि पृथ्वी के समीप या पृथ्वी के कक्षा में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो जो ये परीक्षण किया गया हमारे भविष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनसे टकराव करके उनके दिशाओं को चेंज किया जा सकता है। तो आई होप आप इसको याद रखेंगे। नाम है डार्ट, इसको याद रखना है आप, ठीक है। रिसेट 2 उपग्रह क्या है यह, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित रिसेट 2 उपग्रह फिर से अनियंत्रित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया है, ठीक है। रिसेट 2 एक रडार इमेजिंग उपग्रह है, ठीक है। यह इसरो के रिसेट कार्यक्रम का हिस्सा था। इसका भार लगभग 300 किलोग्राम है, ठीक है। इस उपग्रह को वर्ष 2009 में PSLV-C12 से लॉन्च किया गया था। रिसेट उपग्रह एक सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी सार युक्त होता है। यह रडार दिन और रात के दौरान बादलों के छाए रहने की स्थिति में भी तस्वीर ले सकते हैं। सो इसकी क्वालिटी है यह घुसपैठ को रोकने और सीमा पार आतंकवाद या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नज़र रखने के साथ साथ 24 घंटे सीमा पर निगरानी में मदद करता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस इसका इसलिए ऐसा हो जाता है कि जो पर्यावरणीय परिघटना होती है ना, उनके बावजूद भी यह अपने वर्क को कर लेता है। यानी इसके लिए बारिश, बादल, ऐसा कुछ बाधक नहीं बनता है इसके रास्ते में, इसके मोटिव में, ठीक है। आदित्य L1 मिशन क्या है? यह सूर्य के कोरोना प्रभाव मंडल और सूर्य उत्सर्जन, सौर पवन और सौर ज्वालाओं तथा कोरोनल मास इंजेक्शंस यानी CME के बारे में अध्ययन करेगा। साथ ही यह 24 घंटे सूर्य की इमेजिंग करेगा। आदित्य 1 का नाम बदलकर आदित्य L1 यानी लाग्रांजियन पॉइंट 1 कर दिया गया है। अन्य सौर मिशंस यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर ऑर्बिट, नासा का पार्कर सोलर प्रोब आदि हैं, ठीक है। तो आदित्य L1 मिशन आप समझना कि यह सूर्य के कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर पवन, सौर ज्वालाओं, कोरोनल मास इंजेक्शंस के बारे में अध्ययन करेगा। साथ ही यह 24 घंटे सूर्य की इमेजिंग करेगा। जो यह कार्य कर रहा है, इसके साथ साथ और कौन कौन से मिशंस हैं, तो वह हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर और नासा का पार्कर। ये आप याद रखना, 1 2 3, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस पार्कर ही पॉपुलर है तो जान लें, ठीक है। कभी कभी ध्यान भ्रमित भी किया जाता है, तो आदित्य L1 भी आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ अदर इम्पोर्टेंस न्यूज में कुछ टॉपिक है, जैसे सूर्य ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के एवं सूर्य के बीच में आ जाता है। यानी क्या यहाँ पे कह रहा है कि जो पृथ्वी और सूर्य है, ठीक है, इनके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है और पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, ठीक है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दौरान होता है। अलग अलग प्रकार के सूर्य ग्रहण कुछ हैं, जैसे कि पूरी सूर्य ग्रहण, ठीक है, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इससे सूर्य की तरह पूरी तरह से छाया में ढक जाता है। यह ग्रहण पृथ्वी के एक छोटे क्षेत्र में ही दिखाई देता है, ठीक है। आंशिक सूर्य ग्रहण यह तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य का केवल एक हिस्सा ही ढका हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इससे अर्धचंद्र ग्रहण आकार प्राप्त होता है, जिसको ये नाम दिया गया है वलयाकार, ठीक है। यह सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है, ठीक है, और यह ग्रहण सूर्य की ओर पूरी तरह से नहीं ढका रहता। इससे चंद्रमा के चारों ओर एक वलय दिखाई देता है, ठीक है। मिश्रित सूर्य ग्रहण क्या है? पृथ्वी की सतह वक्री है, इसलिए चंद्रमा की छाया अलग अलग समय में पूरी पृथ्वी पर पड़ती है। इस प्रकार की सभी वलयाकार ग्रहण और सभी पूर्ण ग्रहण होते हैं, ठीक है।
ब्लड मून क्या होता है? देखिए ये टाइप्स आई होप आप याद रखेंगे, ठीक है। मैं रिपीट करूँ, जिससे पूरी सूर्य ग्रहण है कैसे लगता है। तो देखिए इम्पोर्टेंस हमारे लिए ये हो जाता है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, इससे सूर्य की पूरी तरह से छाया में ढक जाता है, ठीक है। और यह ग्रहण पृथ्वी के एक छोटे से क्षेत्र में ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ सकता है, छोटा क्षेत्र, मध्यम और बड़ा। तो आई होप इसको आप रिकॉल रखेंगे, ठीक है। आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार और मिश्रित, ठीक है। ब्लड मून क्या होता है? भारत के कुछ हिस्सों में ब्लड मून की घटना देखी गई थी, इसको आगे चर्चा में बना हुआ। सो ब्लड मून आमतौर पर पूर्ण चंद्र ग्रहण का रूप माना जाता है, ठीक है। यह घटना तब देखने को मिलती है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के सबसे अंधेरे हिस्से से गुजरता है, जिसे अम्ब्रेला कहा जाता है। इसे लाल रंग के कारण इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्रग्रहण के अन्य प्रकार की बात करें तो आंशिक चंद्रग्रहण, जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेनुम्ब्रल चंद्रग्रहण। ये क्या है? जब चंद्रमा पर पृथ्वी की वास्तविक छाया न पड़कर केवल उसकी उप छाया पड़ती है, तब पेनुब्रल चंद्रग्रहण लगता है, ठीक है। भूचुंबकीय तूफान क्या होता है? ठीक है। ये उच्च आवृत्ति वाले रेडियो प्रसारण और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उपकरणों को बाधित करते हैं। कौन? भूचुंबकीय तूफान। उपग्रह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं। पृथ्वी पर विद्युत आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये होता क्या है? अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशंस यानी नोवा, देखिए नोवा नहीं, नो आ, आप को शॉर्ट में याद रखना, NOAA, तो इसको नो आ आप याद रख सकते हैं, ठीक है, के तहत स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर यानी SPWC ने 2 भूचुंबकीय तूफानों, ठीक है, आगे देखते हैं। जब कोरोनल मास इंजेक्शंस पृथ्वी से टकराता है तो यह भूचुंबकीय तूफान का कारण बनता है। तो आई होप इसको भी याद रखेंगे, यही पूरा इसका मतलब है किसका? जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का, कि जब कोरोनल मास, ठीक है, जब CME पृथ्वी से टकराता है तो यह भूचुंबकीय तूफान का कारण बनता है। कोरोनल मास जो इंजेक्शंस है सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का व्यापक रूप से बाहर निकलना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोरोनल होल्स क्या होता है? कोरोनल होल्स सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां से तेज सौर पवनें अंतरिक्ष में प्रवेश करती हैं, ठीक है। चूंकि उसमें सौर पदार्थ कम होता है इसलिए उसका तापमान कम होता है। इस वजह से वे अपने चारों ओर के परिवेश की तुलना में अधिक गहरे रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है। और वे परिवेश की तुलना, ठीक है। कोरोनल होल्स कोई अनोखी घटना नहीं है, यह 11 वर्ष के लगभग पूरे सौर चक्र के दौरान दिखाई देते हैं। क्लियर? ये कोरोनल होल्स पृथ्वी पर सौर तूफान का कारण बन सकते हैं क्योंकि वे सौर पवनों की एक जटिल लहर उत्पन्न करते हैं, ठीक है। सन स्पॉट यानी सौर कलंक क्या होता है? सन स्पॉट जिसे AR3038 कहा जाता है 24 घंटे की अवधि में अपने आकार से लगभग दोगुना हो गया। सन स्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जो सूर्य की सतह पर काले दिखाई देते हैं। इस काले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि यह सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में कम गर्म होते हैं। सन स्पॉट का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से मजबूत होता है। इस प्रकार सूर्य के भीतर की कुछ ऊष्मा को सतह पर पहुंचने से रोकते हैं, इस कारण ये काले दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये नाम याद रखना कि AR3038 ये सन स्पॉट का एक नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट है श्वेत वामन क्या है? भारतीय वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन के अनुसार श्वेत वामन और उसके साथी तारे की
ब्रह्मांडीय धूल का अध्ययन जीवन की शुरुआत के रहस्यों को उजागर कर सकता है। श्वेत पामन वे तारे हैं जिन्होंने अपनी संपूर्ण हाइड्रोजन का दहन कर लिया है। हाइड्रोजन का वे परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग करते थे। ब्रह्मांडीय धूल विभिन्न तत्वों से बनी होती है। इन तत्वों में कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन और हीलियम से भारी अन्य परमाणु भी शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रमा की मिट्टी में पौधे। सो वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी में सफलतापूर्वक पौधे उगाए हैं। चंद्रमा की इस मिट्टी को रेगोलिथ भी कहा जाता है। इस मिट्टी को अपोलो श्रृंखला के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा के पृथ्वी से लाया गया था। ठीक है, तो आई होप इसको आप याद रखना। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको इम्पॉर्टेंट है। सो जो प्लांट्स इन मून सॉयल है, सो वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी में सफलतापूर्वक पौधे उगाए हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा की इस मिट्टी को रेगोलिथ भी कहा जाता है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है कि सॉयल को रेगोलिथ कहते हैं। इस मिट्टी को अपोलो श्रृंखला के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया गया था। ठीक है, शोधकर्ताओं ने कठोर और अच्छी तरह से अध्ययन किए गए अराबिडोथालियाना को कम पोषण तत्व वाली चंद्रमा की मिट्टी रेगोलिथ में उगाया है। इस प्लांट्स का भी अब नाम याद रखना कि अराबिडोसिप्स थालियाना। ठीक है, जो अराबिडोप्सिस थालियाना है, ठीक है, यह यूरेशिया अफ्रीका की स्थानिक प्रजाति है। यह सरसों के साग तथा ब्रोकली, फूल गोभी, ब्रेसेल्स स्प्राउट्स जैसी अन्य क्रूसीफेरस सब्जियों के कुल से संबंधित है। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस में ना ये भी आ सकता है कि ये जो अराबिडोसिप्स थालियाना है ना, ये किस प्रजाति का प्लांट्स है। तो यह सरसों के साग तथा, ठीक है, ब्रोकली, फूल गोभी, ठीक है, या ब्रेसल्स स्प्राउट जैसे सब्जियों से संबंधित है। तो आई होप आप इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर बातें मेंशन की गई हैं, इसकी इम्पोर्टेंस है, तो इस प्रजाति का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अब इस मिट्टी में इस तरह के, अब जैसे इस कोल का जो प्लांट है अगर वो सफलतापूर्वक सक्सेस हुआ है तो मान के चलिए कि इस प्रजाति में से जो भी प्लांट्स होंगे वो भी इसमें उत्पादित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका इम्पोर्टेंस बनता है। सो आप इनमें से नाम याद रखना कि यह किस प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, अंतरिक्ष पिंडों की बात करें तो नया क्षुद्र ग्रह 2022 AP7 खोजा गया। AP7 क्या है? सो खगोलविदों ने 2022 AP7 नाम से नए संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह PHA की खोज की है। यह पिछले 8 वर्षों में खोजा जाने वाला सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के लिए संभावित रूप से खतरनाक है। इसकी चौड़ाई 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, और 1 किमी से अधिक आकार के किसी क्षुद्र ग्रह को प्लेनेट किलर, ठीक है, प्लेनेट किलर माना जाता है। ठीक है, अब भविष्य में यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा को पार करते हुए आगे बढ़ेगा। यही कारण है कि PHA के रूप में इसे वर्णित किया गया है। PHA को उन मापदंडों के आधार पर परिभाषित किया गया है जो किसी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी के निकट आकर उसे खतरा पहुंचाने की उनकी क्षमता मापते हैं। तो आप PHA का भी मतलब समझ गए। यह क्षुद्र ग्रह का वह मापदंड है जो किसी क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी के निकट आकर उसे खतरा पहुंचाने की क्षमता को मापते हैं। ठीक है, संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप। हाल ही में संपूर्णानंद टेलीस्कोप के संचालन के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यह टेलीस्कोप आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है, एरीज में नैनीताल उत्तराखंड में मनोरा चोटी पर
स्थित है। तो आई होप इससे आप ये याद रखना, इसका 50 साल पूर्ण हुआ है, इसके उपलक्ष्य में चर्चाएं बना हुआ है। ठीक है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप्स। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। इसे नैनीताल उत्तराखंड में आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान की देवस्थल वेधशाला में स्थापित किया गया है। ठीक है। जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है को भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों ने निर्मित किया है। यह घूर्णन करने वाले एक दर्पण का प्रयोग करता है। यह दर्पण तरल पारे यानी एक परावर्तक तरल की पतली फिल्म से बना हुआ है। यह प्रकाश को एकत्रित करने और केंद्रित करने पर लक्षित है। ठीक है। और लिक्विड मिरर जो टेलीस्कोप है एक प्राथमिक तरल दर्पण है। इसे किसी भी दिशा में घुमाया और पॉइंटेड नहीं किया जा सकता। यह पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ आकाश का अवलोकन भी करता है। ठीक है। तियांगोंग क्या है? चीन के तियांगोंग के लिए एक अंतिम मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तियांगोंग वस्तुतः एक अंतरिक्ष स्टेशन है। इसे चीनी मानव युक्त अंतरिक्ष एजेंसी CMSA के निम्न भूकक्षा लियो में स्थापित कर रही है। यह नासा के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बाद लियो में स्थापित दूसरा स्थायी मानव युक्त स्टेशन होगा। वर्तमान में चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को ISS से बाहर रखा गया है क्योंकि अमेरिकी कानून नासा को चीन के साथ अपना डेटा साझा करने से प्रतिबंधित करता है। तियांगोंग आकार में ISS से काफ़ी छोटा और वजन में हल्का भी है। सो एवरीबॉडी, ये जो सेशंस है वो कंप्लीट होता है। ये पार्ट 2 था। आई होप कि अगला जो पार्ट है वो हेल्थ का लेकर हम आएंगे। सो आई होप कि अगर इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आता है, अगर आपको एग्जाम के रिलेवेंट बातें यहाँ पे डिस्कशंस हुई हैं तो प्लीज़ आप इससे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर। और हाँ, प्लीज़ छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच।